अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडजस्टिंग एंट्री का एक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ उसकी रिवर्सिंग एंट्री भी करेंगे। जितने भी एडीसी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम पार्ट 1 के या एडीसी पार्ट 1 के या आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं और उनका टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल है। इससे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज़ पर मैं अपनी 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं। उन वीडियोस में मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं, कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज़ पेपर में आती है, उनको रिकॉर्ड करने का क्या क्या तरीका है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोस आई हैव गिवन ऑल दी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास बीकॉम पार्ट 1 के पास पेपर्स हैं, ठीक है। एक 10 ईयर है मेरे पास और इसमें जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों को करवाने के लिए वो है 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पास 10 ईयर है तो आप वो निकाल लें, कराची यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, जो कि कराची में बीकॉम के स्टूडेंट्स जिस पास पेपर के थ्रू अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और अगर आपके पास इस वक्त पास पेपर्स नहीं है, 5 ईयर या 10 ईयर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। इस क्वेश्चन का स्नैप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन की स्नैप देखकर इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तब भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस क्वेश्चन का जो लिंक मैंने दिया हुआ है उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसकी मदद से इस वीडियो के जो सोल्यूशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज़ का क्वेश्चन है और जो डेटा हमें बताया गया है जिसकी मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 की कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्कशीट रिक्वायरमेंट है। इस लेक्चर में, आज की वीडियो में वर्कशीट हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 को लेके का डेटा लेकर हम क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग आर द प्री एडजस्टमेंट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ अमजद कंपनी एंड मंथ एंड एडजस्टमेंट डेटा ऑन नवंबर 30, 2010। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और जिसके अंदर आपको एंडिंग बैलेंसेस तमाम लेजर्स के दिए हुए हैं, जिसमें कैश, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड रेंट, अनअर्न कमीशन, अमजद कैपिटल, कमीशन अर्न एंड सैलरीज एक्सपेंस गिवन है। एडजस्टमेंट डेटा के अंदर ए से लेकर एफ तक तकरीबन ये 6 एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। और रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो तो वर्कशीट की है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें लिखा हुआ है टेक द बैलेंसेस एंड द एडजस्टमेंट डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड prepare adjusting entries and reversing entries. Adjusting entries basically are the requirements at the end of the year when you are going to make financial statement. So if you want to make financial statement, before making the financial statement you have to adjust some ledgers which are unadjusted, जिसके बैलेंसेस आपके अपडेटेड नहीं होते, सो यानी अप टू डेट नहीं होते। सो यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स थ्रू जर्नल एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एडजस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in not only in exam point of view but in practical life as well. If you want to work in accounts department or finance department, you have to be strong, you have to be good in your in the concept of the adjustments. तो एडजस्टिंग एंट्री का हम क्वेश्चन करते हैं। हमें जर्नल बनाना होगा सबसे पहले। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि मैंने जर्नल बना लिया है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, देन जर्नल, देन एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग लगाई है, देन ऑन नवंबर 30, 2010। क्योंकि मैं नवंबर 30 को बना रहा हूँ तो मैंने इसको नवंबर 30, 2010 लिखा है। उसके बाद मैंने सिंपल जिस तरह जर्नल बनता है वो बना दिया। अब हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री की तरफ चलते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी डेफिनेशन, ये क्या होती है, ये तमाम चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से जर्नल जो इसको हम समझें, एडजस्टिंग एंट्री को हम समझें, तो आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेगी। 3 वीडियोस हैं जिनमें मैंने टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज बताई हैं, हर एक को विद एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया है। तो आप उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपका एडजस्टिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। उन वीडियोस को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली जो एडजस्टिंग एंट्री है वो है, जो एडजस्टमेंट डेटा के अंदर एडजस्टमेंट है, ऑफिस सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ 6000।
यानी ड्यूरिंग द मंथ हमने ऑफिस सप्लाईज 6000 की यूज़ की है। ये आपको एक्सपेंस गिवन है, ठीक है ना, यानी आपका ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना हुआ है पूरे साल में, पूरे मंथ में, वो हुआ है 6000 का। अब हम अपने ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कि वहाँ पर हमें इसके अबाउट क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज 9000, यानी ऑफिस सप्लाईज एसेट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी अब हमने अपने पास 9000 का ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्ड किया हुआ था जो एसेट है हमारा, जिसमें से 6000 का एक्सपायर हो चुका है, यानी एक्सपेंस हो चुका है। तो आपने क्या करना है, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है और एसेट को कम कर देना है, यानी आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, क्योंकि हमने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, या फिर टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज, ये भी ठीक है। ये नरेशन किस तरह बनती है, ये मैं अपनी बेसिक जो हमारे लेक्चर्स है एडजस्टिंग एंट्रीज के, उसमें मैं बता चुका हूँ। आपने एक चीज़ एडजस्ट की और एक चीज़ आपने रिकॉर्ड की है। जो ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड में थी, यानी ऑफिस सप्लाईज, उसको आपने बेसिकली यहाँ एडजस्ट किया है। और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस फर्स्ट टाइम आपके पास जर्नल में आया है, तो ये आपने बेसिकली क्या किया, रिकॉर्ड किया है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस या टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज, इट्स अप टू यू, ठीक है, दोनों ठीक है हमारी एडजस्टमेंट्स। तो पहले वाली की अमाउंट मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, तो वो मैं लिख देता हूँ 6000 से पहली वाली एंट्री होगी, ठीक है ना, पहली वाली एंट्री 6000 से होगी। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 6000 से होगा और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट भी 6000 से होगा। उसके बाद बी है अनअर्न कमीशन वॉज निल, यानी अनअर्न कमीशन बेसिकली लायबिलिटी होती है। जब आप एडवांस में कमीशन लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड अनअर्न कमीशन। निल का मतलब है कि वो अर्नड हो गया है, वो आपका इनकम में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है अनअर्न कमीशन 27000। इसका मतलब ये है कि वो जो 27,000 आपने अनअर्न कमीशन रिकॉर्ड किया था, वो पूरा का पूरा अब क्या हो चुका है, अर्नड हो चुका है, यानी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अनअर्न कमीशन आपका डेबिट होगा, बिकॉज लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है। तो आपने क्या करना है, अनअर्न कमीशन को डेबिट कर देना है और कमीशन इनकम को, जो कि इंक्रीज हो गई आपकी, या कमीशन इनकम भी लिख सकते हैं या कमीशन अर्न भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कमीशन अर्न करो क्रेडिट या कमीशन इनकम करो क्रेडिट, दोनों ठीक है। तो ये आपने 83,000 कितना, हाँ 27,000 सॉरी, ट्रायल बैलेंस में 27,000 दिया हुआ था, ये पूरा का पूरा अर्न हो गया। अच्छा पहले तो अनअर्न कमीशन की हमने एंट्री 27,000 से रिकॉर्ड कर ली यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 3 जो है हमारे पास, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द मंथ 1,20,000। कमीशन अर्न का मतलब है आपकी कमीशन इनकम, आपने पूरे साल में 1,20,000 की कमीशन अर्न की है, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखिए कि आपका कमीशन अर्न कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में 83,000 का कमीशन अर्न रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जबकि आपकी इनकम कितनी हुई है 1,20,000। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपने एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड कर दी वो आपकी रिकॉर्ड के अंदर आ गई वो चीज़, ठीक है ना, आपका रिकॉर्ड का पार्ट बन गया। कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी कमीशन अर्न हमने यहाँ पे, कमीशन इनकम हमने 27,000 से क्रेडिट किया हुआ है, ये भी हम लूप में लेंगे, यानी 83,000 का कमीशन पहले से आपका रिकॉर्ड में था और 27,000 का कमीशन मज़ीद आपने रिकॉर्ड कर लिया है, जबकि आपका कमीशन अर्न बता रहा है वो 1,20,000 एडजस्टमेंट के अंदर। तो 83,000 का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, 27,000 का उसके बाद आपने सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड किया, तो 83,000 प्लस 27,000 हो गए 1,10,000। इसका मतलब यह है कि 1,10,000 की कमीशन इनकम आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, जबकि आपकी इनकम कितनी हुई है 1,20,000। तो 10,000 से आपकी इनकम अंडर रिकॉर्डेड है, यानी अंडर रिकॉर्डेड का मतलब है कि आपने कम रिकॉर्ड की हुई है। तो अब ये एंट्री कितने से होगी, ये एंट्री होगी 10,000 से, ठीक है ना। 10,000 से इसलिए होगी कि 83,000 की इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, 27,000 की इनकम उसके बाद आपने सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड की। अब 1,20 तक जाने के लिए कितना डिफरेंस रह गया, 10,000 का डिफरेंस रह गया। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या बनेगी,
जो इनकम होती है वो आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई होती, तो इसका मतलब होता है कि वो रिसीवेबल है आपकी, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन कमीशन नहीं लिया, तभी तो रिकॉर्डेड नहीं थी ना। ये 10,000 का जो कमीशन है, जो आपकी इनकम जिसमें इंक्रीज हो रही है, ये कमीशन रिसीवेबल होगा आपका, ऑब्वियसली आपने नहीं लिया होगा, तभी तो अभी आपने रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया हुआ इसको। तो 10,000 से जब आपकी इनकम बढ़ रही होगी तो वो ऑब्वियसली रिसीवेबल होगी आपकी। तो 10,000 से आप ये एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे? कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम या कमीशन अर्नड क्रेडिट। ठीक है ना, एक ही बात है, कमीशन इनकम कर दो क्रेडिट या कमीशन रिसीवेबल कर दो क्रेडिट 10,000 से। नरेशन होगी इसकी टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल या टू एडजस्ट कमीशन अर्न या कमीशन इनकम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ 60,000, यानी 60,000 की आपकी क्या हुई है, सैलरी आपकी एक्सपेंस हुई है। सॉरी, नंबर डी जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ, डी अब हम करेंगे। प्रीपेड सैलरीज अमाउंटेड टू 10,000, मतलब 10,000 की सैलरी प्रीपेड है। प्रीपेड सैलरी वो होती है जो आके आपने एडवांस में पे की है लेकिन एक्सपेंस नहीं बनी अभी तक। और आपके जो ट्रायल बैलेंस है उसमें सैलरी एक्सपेंस गिवन है, प्रीपेड सैलरी कोई गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है, 10,000 की जो सैलरी प्रीपेड है ये रिकॉर्ड करनी है आपने। ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट की है तो आपने एक्सपेंस में डाल दिया होगा, तो इसको अब एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, प्रीपेड को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 10,000 से। ठीक है ना, ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, एक्सपेंस होगा क्रेडिट और प्रीपेड होगा डेबिट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ई, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ 60,000। हमारा पूरे साल का जो सैलरी एक्सपेंस हुआ है वो 60,000 हुआ है। इसमें भी बिल्कुल वही कहानी है, आपने ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस 66,000 रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, और अभी इस एंट्री के अंदर भी आपने एक्सपेंस को क्रेडिट किया है 10,000 से, यानी 66,000 की सैलरीज एक्सपेंस पहले से रिकॉर्डेड थी, 10,000 की आपने लास्ट एंट्री में की क्रेडिट, तो वो कम होकर अब कितने पे आ गई, 56,000 पे आ गई। जबकि ये कह रहा है कि आपकी जो सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ हुआ है वो 60,000 हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस है 4,000 का। पहले 66,000 रिकॉर्डेड थी, फिर 10,000 से इस एंट्री में हो गई थी एक्सपेंस क्रेडिट, तो कितना बैलेंस आ गया था, 56,000 आ गया था। जबकि एक्चुअल में कितना हुआ है, 60,000 का एक्सपेंस हुआ है। तो 4,000 से अब वापस आपको एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जब एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इसकी सैलरी की पेमेंट अभी तक नहीं की होगी, तभी आपके पास रिकॉर्डेड नहीं थी ये। तो ये आपकी लायबिलिटी भी है, यानी आपने एंट्री क्या करनी है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज जो प्रीपेड सैलरीज है, सॉरी जो सैलरीज पेबल है वो होगा क्रेडिट। ठीक है ना, तो हमारी एंट्री होगी इसकी ई एंट्री, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट 4,000 से। ठीक है जी, अब लास्ट एंट्री करनी है हमने। लास्ट एंट्री जो हमारी है वो रेंट की है। रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ 30,000, यानी 30,000 का हमारा क्या हुआ है, रेंट एक्सपेंस हुआ है। तो ऊपर हम देखेंगे कि हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट 36,000। अब जो 36,000 का प्रीपेड रेंट था वो साल के शुरू में दिया होगा आपने, उसमें से कितना एक्सपेंस हो चुका है 30,000 का। तो सीधी सीधी एंट्री है, एक्सपेंस आपका डेबिट होगा, प्रीपेड रेंट आपका क्रेडिट होगा। लास्ट एंट्री में यहाँ करवा देता हूँ, वहाँ जगह कम है, एफ एंट्री। तो रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड रेंट आपका हो जाएगा क्रेडिट।
अमाउंट कितनी आएगी, ऑब्वियसली जितना एक्सपेंस हुआ है उतनी अमाउंट आएगी, 30,000 से ये एंट्री होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री का क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एडजस्टिंग एंट्रीज जिसको आती हैं उसी को तमाम उसके जो है ना क्लोजिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वर्कशीट, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू एडजस्टिंग एंट्री, कम्स थ्रू एडजस्टिंग एंट्री। सो दैट्स वाई एडजस्टिंग एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट and the initial step while you are going to prepare or make financial statement. So make sure that you are good in adjusting entries. तो ये हमारी, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है वो रिवर्सिंग एंट्रीज की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि रिवर्सिंग एंट्री क्या है, ये समझ नहीं आती। रिवर्सिंग एंट्रीज हमेशा वो कंपनीज करती हैं जो कि एक्सटर्नली तो अक्रूवल बेसिस पे चलती है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, कैश बेस क्या होता है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियोस देखकर इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अपना क्लियर कर सकते हैं। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि इंटरनली कैश अकाउंट करती है और एक्सटर्नली अक्रूवल अकाउंट करती है, अकाउंटिंग करती है। अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है, जो लीगल हमारी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज़ की, वो अक्रूवल बेसिस पे होती है। अक्रूवल बेसिस ये कि जो चीज़ मैंने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली तो उसका इनकम या एक्सपेंस मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले मुझे कैश मिला हो या ना मिला हो। फॉर एग्जाम्पल मैं उधार पे माल बेचता हूँ तो मेरी इनकम रिकॉर्ड होगी, चाहे कैश मुझे ना भी मिला हो, रिसीवेबल हो। इस तरीके से मैंने परचेजेस कर ली, मैंने कोई सैलरी एक्सपेंस हो गया, पेमेंट मैंने अभी तक नहीं की है लेकिन चूंकि वो एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है तो उसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा। इस बेस पर इनकम और एक्सपेंस जो अक्रूवल बेसिस पे होती है वो हम इनकम स्टेटमेंट उसकी बेस पे बनाते हैं। इस तरीके से अगर मैंने एडवांस में कैश कस्टमर से ले लिया लेकिन सेल नहीं की मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की तो वो मेरी इनकम काउंट नहीं होगी। इस तरीके से अगर मैंने कोई एडवांस में रेंट पे कर दिया, प्रीपेड रेंट कहलाएगा वो, यानी उसको मैं एक्सपेंस में नहीं लूँगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। लेकिन जो इंटरनली होती है ना, बहुत सारी कंपनीज कैश अकाउंटिंग करती है। कैश अकाउंटिंग ये है कि जो चीज़ कैश पे होगी उसी को इनकम या एक्सपेंस में काउंट करूंगा। तो एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद इस अक्रूवल इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, इंटरनली कैश अकाउंट पे वापस जाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्सिंग एंट्रीज करते हैं। रिवर्सिंग एंट्रीज जस्ट इंटरनली कैश अकाउंटिंग करने की वजह से हमें करनी पड़ती है। ये कोई एक्सटर्नल जो अक्रूवल अकाउंटिंग है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हम अपने रिकॉर्ड को वापस सीधा करने के लिए इंटरनली जो कि कैश अकाउंटिंग पे चल रही होती है उसको हम करते हैं। और ये बेसिकली ये दिसंबर 31 को नहीं होती रिवर्सिंग एंट्री, ये जनवरी 1 को होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि दिसंबर 31 को हम बनाते हैं। हम इसे दिसंबर 31 को इसलिए नहीं बना सकते, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगी, प्रिपेयर नहीं होगी, तब तक हम कैसे बनाएंगे। अगर हमने उससे पहले बना ली तो फिर क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी वो कैश बेसिस पे बनेगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, क्लोजिंग करने के बाद 1 जनवरी को या जो भी नेक्स्ट डे होता है वर्किंग, उसमें हम उसको रीओपन करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है ना, जो कि कैश बेसिस पे हम इंटरनली चला रहे होते हैं। तो 4 एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी रिवर्सिंग होती है हमेशा। 2 एक्सपेंस से रिलेटेड होती हैं, 2 इनकम से रिलेटेड होती हैं। ये 4 एंट्रीज के अलावा कोई एंट्री आपको पेपर में नहीं मिलेगी जिसकी आपको रिवर्सिंग करनी हो। रिवर्सिंग एंट्री हमेशा एडजस्टिंग एंट्रीज में से ही हम चूज करते हैं कि किन की रिवर्सिंग करनी है। मैं आपको 4 एंट्रीज बताता हूँ। पहली एंट्री, अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और पेबल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी रिवर्सिंग होगी, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट का तभी होता है जब अक्रूड एक्सपेंस होता है, तो अक्रूवल इफेक्ट हो गया, उसको खत्म करने के लिए करते हैं। दूसरा, अगर कोई प्रीपेड डेबिट हो रहा है और एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, जैसे प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, या प्रीपेड रेंट डेबिट, सैलरी रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, इसकी भी रिवर्सिंग होगी क्योंकि ये अक्रूवल इफेक्ट है। क्योंकि प्रीपेड रेंट डेबिट का मतलब है कि आपने एडवांस में पेमेंट की थी, आपने एक्सपेंस में ले लिया था, अब उसको खत्म कर दिया आपने। जबकि कैश अकाउंटिंग में तो हम उसको एक्सपेंस ही समझेंगे क्योंकि हमने कैश तो पे किया है ना। तो इसी इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम बनाते हैं रिवर्सिंग एंट्री। 2 इनकम से रिलेटेड होती है, जैसे कमीशन इनकम है। फॉर एग्जांपल, अगर कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो रहा है और कमीशन इनकम क्रेडिट हो रहा है तो ये अक्रूड कमीशन की एंट्री होती है। तो अक्रूवल इफेक्ट आ गया, यानी आपने अभी तक पैसे नहीं लिए, तभी तो आप रिसीवेबल डेबिट कर रहे हो, लेकिन आप अपनी इनकम में ले रहे हो, जबकि कैश अकाउंटिंग में आप नहीं ले सकते। इसलिए इसको खत्म करने के लिए हम इसकी रिवर्सिंग बनाते हैं। इस तरीके से अगर आपका अनअर्न्ड कमीशन, जो कि लायबिलिटी होती है, ठीक है ना, अगर आपका कमीशन इनकम डेबिट हो रहा है और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो रहा है, इनकम कम कर रहे हो आप, अनअर्न्ड कमीशन को कर रहे हो क्रेडिट यानी लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, और कमीशन इनकम को कर रहे हो डेबिट यानी इनकम को कम कर रहे हो, इसकी भी रिवर्सिंग एंट्री होती है हमेशा। क्यों? ये एंट्री तभी हम करते हैं जब आपने पैसे ले लिए एडवांस में और आपने इनकम में डाल दिए, क्योंकि कैश अकाउंटिंग में यही होता है।
अब अक्रूवल इफेक्ट ये है, अक्रूवल अकाउंटिंग ये डिमांड करती है, चूँकि आपने एडवांस में लिए हैं तो आप इसको इनकम नहीं कह सकते, आप अपनी इनकम को कम करो और ये लायबिलिटी में डालो। तो आपने एडजस्टिंग एंट्री की होती है, कमीशन इनकम डेबिट, इनकम को कम कर दिया और लायबिलिटी में शो कर दिया, यानी अनअर्न कमीशन क्रेडिट। इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, वापस इसको रिवर्स करते हो, यानी अनअर्न कमीशन डेबिट करोगे, कमीशन इनकम क्रेडिट करोगे। अब इस एडजस्टिंग एंट्री में कौन कौन सी एंट्रीज है जिनकी रिवर्सिंग बनेगी मैं आपको बता देता हूँ, सही है ना। कौन कौन सी बनेंगी, सी एंट्री हमारी थर्ड वाली, ठीक है ना। जो सी एंट्री है इसमें देखो कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, कमीशन इनकम क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी हमारी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। उसी तरीके से जो हमारी डी एंट्री है इसकी भी रिवर्सिंग बनेगी। प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, अभी मैंने आपको बताया था प्रीपेड डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके से ई की भी रिवर्सिंग बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, पेबल क्रेडिट हो रहा है, अभी मैंने बताया था, इसकी भी रिवर्सिंग होगी, ठीक है ना। तो ये 3 एंट्रीज है इसके अंदर, बाकी ए, बी और जो लास्ट वाली एंट्री एफ, ये हमारे उन 4 एंट्रीज पे पूरा नहीं उतरती जिसकी मैंने रिवर्सिंग आपको समझाई, विद जस्टिफिकेशन, विद द रीजन, विद द लॉजिक, इसलिए हम उनकी रिवर्सिंग नहीं बनाएंगे। रिवर्सिंग का तरीका बहुत ही सिंपल, एनी एंट्रीज को रिवर्स करके बनानी होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्सिंग एंट्रीज बना ले, मैं यहाँ पर आपको बनवा लेता हूँ। अब आप खुद भी बना सकते हो रिवर्सिंग एंट्रीज। अब हम कब बना रहे हैं, हम दिसंबर 1 2010 को बनाते हैं, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में आपको बनवा देता हूँ, आपको समझ में आ गई, खुद भी बना सकते हो। आपने यहाँ पे सी लिखना है क्योंकि आप सी की बना रहे हो, तो सी का आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है। कमीशन इनकम हो जाएगी डेबिट और कमीशन रिसीवेबल हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है ना। कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 से, यानी सेम अमाउंट से करेंगे इसको हम। डी एंट्री है प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, इसकी रिवर्सिंग क्या होगी, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और प्रीपेड सैलरीज को क्रेडिट करेंगे। तो हम डी की एंट्री बनाएंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज हो जाएगी क्रेडिट, कितने से जी, 10,000 से, ठीक है ना। द लास्ट एंट्री इज ई में सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है, सैलरीज पेबल क्रेडिट हुआ हुआ है, तो आप इसकी रिवर्सिंग क्या बनाओगे, सैलरीज पेबल डेबिट करोगे, सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे। सैलरीज पेबल डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 4,000 से। नरेशन ये होगी, टू रिवर्स सैलरीज एक्सपेंस, टू रिवर्स प्रीपेड सैलरीज, टू रिवर्स कमीशन इनकम या कमीशन रिसीवेबल, टू रिवर्स करके हम लिखते हैं इसकी नरेशन टू रिवर्स, और आगे कोई भी अकाउंट एक लिख दो आप। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तमाम जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के, बीबीए के, एडीसी के, आईकॉम के, एमबीए के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें। और आप हमारे अकाउंटिंग की लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक का डिस्प्ले मिल जाएगा स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है अपनी अकाउंटिंग के तमाम वीडियोस का। हमारे नॉलेज सीरीज़ की कंप्लीट प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा अगर व्लॉग्स देखना चाहते हैं आप, वो भी, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।